हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप कौशल बहुगुणा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर हमारा फिलहाल एक ही चल रहा है जिसमें पार्ट वाइज हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें 11 से आगे बढ़ना है और आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए कि 11 हमें क्या समझा रहा है बच्चों। तो इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू आर इज द टेंजेंट, पी क्यू आर हमें टेंजेंट दिख रहा है टू अ सर्कल एट Q। ओके, Q पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, O हमें सेंटर बताया गया, AB जो है कॉर्ड है और वो पैरेलल है किसके, PR के। ये सब चीजें हमें मेंशन कर दी गई। अब हमें बताया गया एंगल BQR, ढूंढिए बच्चों इसे। BQR कहां पे है, तो इस एंगल की बात हो रही है। BQR इक्वल टू 70, तो हमें AQB फाइंड करना है। AQB कहां पे है, तो AQB बच्चों हमारा ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये समझ गए आप लोग। AQB ये वाला पॉइंट आ रहा है जो कि हम लोगों को फाइंड करना है। बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मेरे को एक थ्योरम समझाना होगा, जिसे कि मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझाता हूं। आपको बड़े ध्यान से एक बात को समझना होगा। ये एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक सर्कल है और ये इसका टेंजेंट है, जो कि हमें किसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कुछ मान लेते हैं लाइक ए, हमें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है। तो हमारे पास एक टेंजेंट दिया हुआ था और यहां से मेरे पास एक कॉर्ड भी दिया हुआ है जिसका नाम ए बी मैं पढ़ पा रहा हूं। बच्चों हमें एक थ्योरम बताता है कि ये कॉर्ड जो है इस सेगमेंट में जो एंगल बनाता है, देखिए ये कॉर्ड ए बी ने इस सेगमेंट में कुछ एंगल बनाया, मैं इसको थीटा मान के चलता हूं। तो टेंजेंट जो है उस कॉर्ड के साथ उतना ही एंगल थीटा यहां पे भी बनाता है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है, ये छोटा सा थ्योरम आपको ध्यान देना है। इसको बच्चों आप लोग जो है टेंजेंट कॉर्ड नाम से याद कर लें। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम नाम से इसको याद कर लें। क्या समझाया कि एक कॉर्ड है, मैं इसको दूसरे कलर से शेड कर दूं। एक कॉर्ड है और ये टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाता है दिस वन, ये कॉर्ड जो है ऑपोजिट सेगमेंट में उतना ही एंगल बनाएगा। थीटा यहां बन रहा था बच्चों, तो उतना ही एंगल थीटा यहां पे भी बनेगा। बस अगर हमें ये ध्यान है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व होने वाला है। देखिए और समझिए इसको ध्यान से। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कल में, ये अगर 70 है, दिस वन इक्वल टू 70, तो सेम ये QB जो है यहां पे भी 70 ही बना रहा होगा। अभी अभी का थ्योरम हमें पढ़ने में आया, ये इस सेगमेंट में 70 बनाएगा। कुछ बात समझ आ रही है आपके? ओके, इस बात को समझने के बाद हम इस एंगल को भी 70 ही कहेंगे। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना सा है कि ये वाला ट्राइंगल जो इधर लेफ्ट वाला ट्राइंगल है और राइट वाला ट्राइंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन रहे हैं। अब ये मुझे कैसे पता कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन रहे हैं, तो एक बार समझिए आप यहां पे। मान लेते हैं मेरे पास एक सर्कल है, तो सर्कल में जो कॉर्ड होता है उसको सेंटर से अगर मिला दिया जाए, तो वो इक्वल हार्ट में डिवाइड करता है, ये बात हमें पता है। और ये हमारे पास पूरा ट्राइंगल एक ये और एक ये ट्राइंगल बन रहा था। इससे हम क्या समझ पाए? देखिए, एक तो ये 90-90 है, दूसरा ये साइड और ये साइड बराबर है, यहां से यहां तक दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तीसरा ये कॉमन है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम समझ गए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। बस इतना समझने के बाद हम अपने वापस क्वेश्चन पे आए, तो देखिए कितना आसान हो गया। किसी एक ट्राइंगल में अगर ये 70 है, ये भी 70 है, तो हम लोग क्या करें, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। अगर इसको थोड़ा देर के लिए x मान लूं तो क्या हो गया, 70 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 140 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। एंड फाइनली x इक्वल टू 180 माइनस 40, 140, तो 40 अपना आंसर निकल गया। बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो इसके लिए हमें जानकारी सिर्फ इस थ्योरम की होनी चाहिए थी, जिसे मैंने आपको यहां पे समझाया है, ये वाला पॉइंट। ये अगर थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर है? होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। ये थ्योरम आगे काम आएगा आपके, आप इसको नोट कर सकते हैं। वापस बच्चों हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑलराइट,
चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को, बट उससे पहले मैं यहां पे सारा डेटा इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा स्क्रीन पर अच्छे से हमें शो हो रहा है। और द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल। बहुत ध्यान से पढ़ें, हमें डायमीटर फाइंड करना है उस सर्कल का जिसका एरिया इन दो सर्कल के एरिया के सम के बराबर होगा, जिनकी रेडियस 24 एंड 7 है। बेसिकली हुआ क्या, हमारे पास दो सर्कल हैं, एक ये बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। इसका रेडियस 24 है और इसका रेडियस 7 है। एक बार क्वेश्चन को कंफर्म कर लें, 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इन दोनों के एरियाज का बच्चों जो सम होगा, तो इसका एरिया कितना हो गया, पाई इंटू 24 का स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, और इसका एरिया कितना हो गया, पाई इंटू 7 का स्क्वायर। हम लोग अच्छे से जानते हैं 576 24 का स्क्वायर होता है पाई, और इसका 49 पाई हो गया। दोनों को ऐड किया बच्चों तो 625 पाई हमारा इन दोनों का सम आया। क्वेश्चन को पढ़ने में हमें समझ आया था कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों के सम के बराबर हो रहा था। बच्चों मैं इसकी रेडियस को r मान लेता हूं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर रख लेंगे। पाई से पाई कैंसिल हुआ और r की वैल्यू 25 हो गई। क्यों 25? क्योंकि 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, इसलिए हमारे पास रेडियस आ गई 25, और हम लोग जानते हैं डायमीटर जो है रेडियस का ट्वाइस होता है, इसलिए 50 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था ये तो। चलिए तो आंसर मैच करें, हमारा कौन सा है, तो यहां पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आ रही। चलिए इस सीक्वेंस में आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, आप इसे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है, इफ टू सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ सेम बेस ऑफ रेडियस आर ज्वाइन टुगेदर। दो हेमिस्फेयर को जिनका बेस सेम है, जैसे कि मैं क्या कर लूं, यहां पे बना लेता हूं, ये एक हेमिस्फेयर है ऐसा और एक हेमिस्फेयर ऐसा है। अगर हम पूरे को देखें तो वो तो स्फेयर हो गया, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें बताया गया था कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस आर है। क्लियर है? देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड। तो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया हम लोगों को। हमें बताया गया कि एक स्फेयर है और इसका सीएस से बताइए, है ना, क्योंकि दो हेमिस्फेयर मिलके एक स्फेयर ही तो बनाएंगे। तो न्यू सॉलिड क्या बना, हमारा स्फेयर बना, और स्फेयर का सीएस से तो हम लोगों को याद होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको मैंने बताया भी है कि टीएसए और सीएसए दोनों बराबर होते हैं हमारे स्फेयर के केस में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन ढूंढ लें, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें बिल्कुल सही हो गया बच्चों। क्लियर है? आसान था। चलिए ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। हम क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं बच्चों। हमें बताया गया क्वेश्चन में, वाइल कंप्यूटिंग मीन, जब हम मीन निकालते हैं किसी ग्रुप्ड डेटा का, ग्रुप्ड डेटा क्या हो गया, जो टैबुलेशन फॉर्म में हमें डेटा दिया जाता है तो वो ग्रुप्ड डेटा हो गया। वी एज्यूम दैट फ्रीक्वेंसीज आर। अब मैं अगर एक छोटी सी बात करूं कि हमारे पास एक डेटा दिया गया है, जैसे कि कोई क्लास दे दी गई, ये मैं एक ऐसे रैंडमली क्लास और फ्रीक्वेंसी बना लेता हूं। ये 0 से 10 हमारी क्लास दी गई और इसमें 5 जो है फ्रीक्वेंसी है। फिर 10 से 20 है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 मान लेते हैं, और 20 से 30 हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, इनका क्लास मार्क किसे कहते हैं हम लोग, क्लास मार्क कहते हैं इनकी मिड वैल्यू को। जैसे इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 5, 0 और 10 की मिड वैल्यू 5 हो जाएगी, और क्लास मार्क को हम XI से दिखा लेते हैं। 10 और 20 का क्लास मार्क हो जाएगा 15, और 20 और 30 का क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बच्चों एक बात का ध्यान दें, फ्रीक्वेंसी जो
डायरेक्टली हमें बताती है ना, वो क्लास मार्क के रिस्पेक्ट में बताती है। अगर मैं इस टेबल के अलावा एक और टेबल की बात करूं, मैं एक बात बोलता हूं कि हमारे यहां पे 9th क्लास में 8 स्टूडेंट इस समय पढ़ते हैं, 10th क्लास में 15 स्टूडेंट्स इस समय पढ़ते हैं और 11th में 13 स्टूडेंट पढ़ते हैं। यानी मैं क्या कहूंगा, 9th क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। इसी तरह से 5, इसको मैं 5 की फ्रीक्वेंसी कह सकता हूं। जब हमारे पास डेटा क्लास की फॉर्म में होगा तो हम उसका क्लास मार्क की रिस्पेक्ट में कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। कुछ कुछ बात समझ आ रही होगी, मे भी कुछ बच्चों के लिए ये बात नहीं भी हो सकती है। तो चलिए देखें, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढें। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्लास, ये बात तो गलत है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि क्लास तो हमारी 0 से 10 तक है। हर एक को मैं ऐसा नहीं कह सकता कि देखिए यहां पे देखिए, फिर से नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं आपको। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 0 और 10 हर एक की फ्रीक्वेंसी 5 है, ये बात गलत है। ठीक है, फिर मैं देखूं तो दूसरा ऑप्शन है सेंटर्ड एट द क्लास मार्क। यही अपना ऑप्शन सही होने वाला है। क्लास मार्क यानी कि xi और उसका सेंटर्ड एट द क्लास मार्क, क्लास मार्क को फोकस करता है। यहां पे बताया गया अपर लिमिट को फोकस करता है और यहां पे बताया गया लोअर लिमिट को फोकस करता है। तो बच्चों नहीं, ये सेंटर्ड पॉइंट को यानी कि क्लास मार्क को फोकस करता है। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए एक छोटी सी बात समझाता हूं इसके रिस्पेक्ट में आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ पाओगे उससे। मान लेते हैं मेरी एज है 28 और एक स्टूडेंट है मेरे सामने बैठा हुआ जिसकी एज है 14। अगर हम लोग अपनी दोनों की एज का एवरेज निकालें तो बच्चों कितना हो गया ये, 28 प्लस 14 42/2, जो कि आंसर हमारा 21 आ गया। अब 28 और 14 का मिड वैल्यू 21 हो रही है। ठीक है, और इसी चीज को तो हम एवरेज कहते हैं। यानी अब मैं कह सकता हूं कि मेरी एज भी आप लोग 21 पढ़ लो और इस स्टूडेंट की एज भी आप लोग 21 पढ़ लो। मतलब हमने क्लास मार्क को सेंटर पॉइंट मान लिया और उसको फोकस कर रहे हैं। कुछ होपफुली आपको ये बात कुछ समझ आई होगी। तो इसी पे बेस था हमारा ये वाला क्वेश्चन। में भी कुछ बच्चों के लिए ये टफ हो सकता था। चलिए बात करेंगे आगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं इसके बाद। और 15 क्वेश्चन क्या है हमारा, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 176। बच्चों हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम सर्कल का क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहां पे एक सर्कल बना दूं तो ये वाला पार्ट जिसको मैंने शेड किया ये एक क्वाड्रेंट है। बेसिकली क्वाड्रेंट होता है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो वाला हिस्सा। ठीक है, अगर मैं एक सर्कल के 4 हिस्से कर दूंगा, इक्वल हिस्से जो कि 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं चारों, तो मैं किसी भी एक हिस्से को एक क्वाड्रेंट कह सकता हूं। अब हमें क्या बोला गया, सर्कल का सरकमफेरेंस जो कि 2 पाई r है वो 176 के जितना है। एक काम करते हैं, यहां से सबसे पहले सॉल्व करके हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 रखी और हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों 11 से 2 टाइम्स इसको कैंसिल किया और 11 बन जा 11 6 जा 66 हो गया। तो ये तो 11 से कैंसिल हुआ। देन 2 2 जा 4 हुआ था, 4 4 जा 16 हो गया। तो r की वैल्यू हमें 7 4 जा 28 हमें r की वैल्यू मिल गई। हम देख लें यूनिट हमारा किस में चल रहा है, तो यूनिट हम लोग जो है मीटर की फॉर्म में चल रहे हैं। क्लियर है बात यहां तक। तो हमारे पास बच्चों r रेडियस जो है इतना मीटर आ गया। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला ध्यान रखना होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का या एरिया ऑफ सेक्टर का। बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और थीटा हमारे केस में 90 है तो अपॉन 60 और ये इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर देगा। ऑलराइट, तो अब देखो एरिया में कितना कह सकता हूं। देखिए पाई की वैल्यू रख लो 22/7, आर हमारे पास 28 आ चुका था, इसको मैंने 2 बार लिख लिया क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास 4 था क्योंकि 90 से 360 को 4 टाइम्स कट किया। 7 4 जा 28 से 28 कैंसिल और 28 इंटू 22 कितना आ जाता है, ये बात हम इजीली पता कर लें। ये हो जाएगा 56। ठीक है, तो 616 मीटर स्क्वायर अपना आंसर आ चुका है बच्चों।
आसान था ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हमें मिल रहा है। 15 का सी 616 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने 5 क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिए हैं। क्योंकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव कर जाएं और इसका आंसर आप लोगों से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, 2 आइडेंटिकल फेयर डाइस हैव नंबर्ड 1 to 6। हमारे पास 2 डाइस हैं जिनमें 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए हैं। ऑन देयर फेसेस, फेसेस का मतलब उसके साइड्स पे। बोथ आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 12। कुछ क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। देखिए, हम 2 डाइस को फेंकते हैं। एक डाइस पे 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए हैं और दूसरे डाइस में भी सेम 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए हैं। दोनों डाइसों को एक साथ फेंका जाता है। तो हमें बताना है ऐसा केस जहां पे उनका प्रोडक्ट जो है 12 आए। तो बच्चों 12 प्रोडक्ट कब कब आ सकता है? जब 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी एक डाइस में 6 आ गया और एक में 6 आ गया और एक में 2 आ गया। समझ रहे हो आप? और दूसरा केस है एक में 2 आया और दूसरे में 6 आया। ऐसे भी तो पॉसिबल है। क्लियर है ना? तो ये 2 अलग अलग केसेस होने वाले हैं। फिर हमारे पास 4 into 3 भी 12 बना रहे हैं और 3 into 4 भी 12 बना रहे हैं। और क्या हो सकता है? 8। और क्या हो सकता है बच्चों 12 आने की कंडीशन? क्योंकि हम 7 6 से आगे तो जाएंगे नहीं, तो इस बीच हमें सिर्फ ये 4 कंडीशन ही मिल पा रही हैं। तो ये 4 हमारे फेवर में है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम 2 डाइस फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 बनते हैं, जो हम नीचे लिखते हैं। तो 4/36 हमारा आंसर हो गया, जो कि 1/9 लीस्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और प्रोबेबिलिटी हमें बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछता है, बहुत मुश्किल नहीं पूछता है। तो ये आप ध्यान रखें। मैं कोशिश करूंगा कि प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड आपके लिए एक वीडियो बना दूं, जिससे कि आपके ये प्रोबेबिलिटी के 7-8 नंबर के क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो 16 का आंसर हमारा क्लियर हुआ। आगे बच्चों एक और क्वेश्चन मुझे प्रोबेबिलिटी का मिला, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। इफ एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। ये क्या बता रहा है? अगर कोई इवेंट अकर नहीं होता, अगर कोई इवेंट पॉसिबल ही नहीं होता, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं बोलता हूं एक डाइस में 7 लेके आ जाओ, तो 7 तो कभी आ ही नहीं सकता, है ना? तो 7 लाने की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी? 0/6 हो जाएगी, आंसर 0। यानी कि जो इवेंट अकर ही नहीं करता उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बात बताऊं और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो हमेशा जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी लाई करती है किसी इवेंट की, वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, लोएस्ट प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, और ये पीई जो है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करवा रहा है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, आगे 17 क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझने के बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारी स्क्रीन पे अब अवेलेबल है। बताया गया साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बोला गया है बच्चों? साइन अल्फा हमें दे दिया गया 1/2। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल अगर पता है तो 1/2 हमें साइन के कौन से एंगल पे मिलता है? तो 30 डिग्री पे मिलता है। इसका मतलब साफ साफ नजर आ गया, अल्फा की वैल्यू तो 30 हो गई। और इसी तरह से कॉस बीटा जो है वो भी 1/2 बताया गया। तो यहां पे भी हमें क्लियर है कि हमें कॉस 1/2 60 डिग्री पे मिलता है, तो बीटा यहां पे 60 डिग्री हो गया। तो हो गया ना अपना आंसर, अल्फा प्लस बीटा 30 प्लस 60 एंड आंसर विल बी 90 डिग्री। क्लियर है? होपफुली आपको ये तो बहुत आसानी से समझ आया होगा। तो इसके लिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो है वैल्यू वाली, उसको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए। एक ऐसा छोटा क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा।
वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, और ये बिल्कुल पैटर्न हमें पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया गया कि 18 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू होंगे, 19 एंड 20 क्वेश्चन जो हमारे असर्शन एंड रीजन बेस्ड होंगे, और वो किस तरह से अटेम्प्ट करने होते हैं इसको एक बार समझ जाइए आप। तो देखिए हमें बताया गया है इस तरह के क्वेश्चन में कि 19-20 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, हमें ऑप्शन इन चार में से चूज करने होते हैं। ऑप्शन ए है बोथ assertion A and reason A true, reason R is the correct explanation of assertion A। इसी तरह से A B C D चार ऑप्शन बताए गए हैं। जब हम 19 क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे तो इन चार में से हमारा कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, तो आइए 19 क्वेश्चन को समझते हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2890 एंड देयर HCF इज 17, किन्हीं दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 2890 है। बच्चों हमने सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अगर आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, LCM इंटू HCF का जो प्रोडक्ट होता है वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया कि दो नंबर का प्रोडक्ट 2890 है, तो यहां पे ये हमें 2890 दे रखा है, इक्वल टू, फिर हमें बताया गया इनका HCF 17 है और LCM 450 है। तो देखिए जरा समझे, ये 17 है और 415 का LCM है, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई करवा के इसके बराबर आ रहे हैं? अगर ऐसा आता है तो असर्शन सही होगा। तो चलिए 450 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई किया गया, ये 450 नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो देखिए 2890 था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जबकि LCM और HCF का प्रोडक्ट इतना आ रहा है। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि असर्शन A तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, असर्शन A इज फॉल्स, अभी तक हमें पता चला। बाकी देखिए दोनों कंडीशन में असर्शन रीजन ट्रू, असर्शन रीजन ट्रू, असर्शन इज ट्रू, तो सारे तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे 19 क्वेश्चन में सही होने वाला है। जबकि हम इसे भी चेक कर लें, LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। बच्चों LCM जो है हमेशा HCF से ज्यादा होता है, हमेशा HCF से ज्यादा होता है। ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो यहां पे रीजन तो ट्रू है बट असर्शन फॉल्स है। तो अपना ऑप्शन क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बच्चों 19 का डी, जस्ट इतना लिख के छोड़ दो, खत्म हो गई बात। क्लियर है? होपफुली आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को भी समझ लेते हैं इस सीरीज में हम लोग। 20 हमें बता रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दिस एंड दिस इज दिस। हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट हैं तो। ये डिस्टेंस फॉर्मूला था बच्चों। तो देखिए हमारे पास यही तो दिया है, इसका मतलब असर्शन तो ट्रू है। और रीजन फाइंड करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट इज 5। पॉइंट नोट कीजिए 40 एंड 03। चलिए ठीक है, देखें जरा, अगर एक पॉइंट 40 है और दूसरा 03 है तो हम किसी को भी x1 y1 एंड x2 y2 इसे मान लेते हैं। ठीक है, जब इस फॉर्मूले में रखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप एक कंफ्यूज होंगे कि मैंने तो x1 माइनस x2 किया। तो बच्चों ध्यान दें, हमारा फॉर्मूला ये हो या ये हो, दोनों ही सही हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों ही सही हैं।
क्योंकि स्क्वायर के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो कहीं दोनों चीजें लिखी हुई हैं तो गलत मत कर देना, दोनों सही हैं। क्लियर है? चलिए इसको निकाल लो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 25 और जो कि 5 यूनिट्स हो रहा है, 5 यूनिट्स के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब रीजन भी यहां पे तो सही हो गया। ये भी तो यही बोला कि 5 यूनिट्स के बराबर आएगा, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ असर्शन रीजन ट्रू, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। यहां पे बोला गया रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चों ये जो निकाला मैंने इसी फॉर्मूला की हेल्प से निकाला ना, मतलब रीजन ए जो है वो एक्सप्लेनेशन था ए का, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है? समझ गए? इसको बहुत ध्यान से करना, आंसर आने के बाद भी कभी कभी गलती हो जाती है तो उससे बचना बच्चों आप लोग। तो हम क्या लिखेंगे? 20 का हमारा कौन सा आंसर आता है? ए आंसर आता है और छोड़ दिया इसे, या आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं कि हमने ऐसे सॉल्व किया है। तो इस वीडियो में हमारे एमसीक्यू सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। 3 पार्ट में मैंने इस एमसीक्यू को सॉल्व किया है, 5-5 के अलग अलग वीडियोस बनाए थे और थर्ड वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद बच्चों मैं सेक्शन बी पे आऊंगा जो कि 2-2 नंबर के हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में बनाए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। आप लोग इसी तरह से बस कहानी के रूप में भी इसको सुनेंगे ना तो आपका डेफिनेटली फायदा होने वाला है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, वीडियो लाइक कीजिए, उसमें कमेंट कर सकते हैं किसी डाउट के लिए, या अच्छा लगे तो जरूर अप्रिशिएट करना। थैंक यू सो मच।